हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, जिसका जैसा कि हम कहते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल समझाने के बाद हम एक आप लोग को बताएंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेक्चर होगा बोर के परमाणु मॉडल पर। ठीक है, जिसमें बोर का परमाणु मॉडल बताएंगे, रदरफोर्ड ने जो गलतियां की थी, ठीक है, बोर ने उसको सुधारा था और उसके लिए क्या बताए थे। और दूसरी बात, हालांकि बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां आई थी तो उसका भी बात करेंगे। ठीक, और बोर के परमाणु मॉडल का अनुप्रयोग करके, मतलब बोर के मॉडल का अनुप्रयोग करके हम लोग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, उसकी ऊर्जा, ये सारी चीज निकालेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन अगर पहले सेल में है तो पहले सेल में से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो सारी बातें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड। अच्छा, रदरफोर्ड की कमी क्या थी। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की कमियां। अब इसकी कमी क्या थी, देखिए रदरफोर्ड अपने नाभिकीय मॉडल में क्या नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड अपने नाभिकीय मॉडल में से रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इनसे पूछा गया था, सॉरी, एक है मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत, ठीक है। मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लगातार घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होता है, घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो लगातार घूमते घूमते वो ऊर्जा क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन मतलब कि बाहर निकालेगा। ठीक है, ऊर्जा क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और ऊर्जा का अगर वो उत्सर्जन करता है तो होगा क्या, ये जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एनर्जी निकालेगा। तो जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खर्च करता है, ठीक है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है बात, मतलब ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे, यहां भी आएगा, फिर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा। ठीक है, तो इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस हिसाब से तो परमाणु स्थायी ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यही बात इनसे पूछा गया है कि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जन करते करते वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, जिससे परमाणु क्या होगा, स्थायी नहीं होगा। तो इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। ठीक है, पहला बात। अभी हम बोल देंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखवाएंगे तो समझ, चलिए अच्छा लिख देंगे उसको। पहले देख लीजिए, एक ये नहीं समझा पाए थे। दूसरा देखिए, दूसरा ये कहना था इनका कि दूसरे में जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। अच्छा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो रेडिएशन के फॉर्म में करता है ना, या विकिरण के फॉर्म में। ठीक, तो ये ऊर्जा निकाल रहा है। ठीक है, और इसके मार्ग में जब कोई हम फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट, जब हम इसके मार्ग में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं तो होता क्या है कि हमको कुछ लाइन देखने को मिलता है। जैसे कुछ लाइन यहाँ देखने को मिला, जैसे कुछ लाइन यहाँ देखने को मिला, कुछ लाइन यहाँ देखने को मिला, कुछ लाइन यहाँ, कुछ लाइन यहाँ। ठीक है, तो ये जो इस लाइन है ना, ये जो कलरफुल लाइनें हैं, ये लाइन थोड़ा कलर में रहती है, तो ये जो कलरफुल लाइनें हैं इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो असतत स्पेक्ट्रम है। असतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए, अगर लगातार रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, जैसे ये लगातार रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये है सतत स्पेक्ट्रम।
लेकिन अगर गैप कर करके लाइनें प्राप्त हो रही है तो ये है असतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट से पास होने के बाद, वो असतत स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। ठीक है, इस बात की व्याख्या भी रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ लाइट दिख रहा है, कुछ लाइट नहीं दिख रहा है, फिर कुछ लाइट दिख रहा है, फिर कुछ नहीं दिख रहा है, फिर कुछ दिख रहा है, फिर कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस बात को भी बोर बताएंगे। ठीक है, हालांकि ये इस बात को नहीं बता पाए थे। इसको असतत स्पेक्ट्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका एक और नाम है लाइन स्पेक्ट्रम, हिंदी इंग्लिश से में। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम या इसको परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बात की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। ठीक है बात, इसको मिरेज कर देते हैं। तो यहाँ लिख दिए हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोष, या दोष ना कह करके हम कमी कहें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, मॉडल की कमियां। यह मॉडल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक है, यदि करता, मतलब यदि यह मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत का पालन करता तो नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे ये बीच में नाभिक होता है और इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो घूमते घूमते क्या करते हैं, निरंतर ऊर्जा की हानि करते हैं। ठीक है, ऊर्जा की हानि करेंगे फिर यहाँ से यहाँ, जिससे क्या होगी, तथा इलेक्ट्रॉन कोश की त्रिज्या लगातार कम होती जाती। अभी देखिए ये यहाँ इतना रेडियस है इसका, अगर ये हानि करेगा गिर करके नीचे आएगा तो अब इसका रेडियस क्या हो गया, अब इसका रेडियस देखिए क्या हो गया, कम हो गया। तो वही बोल रहा है कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि करते हैं और हानि करते करते क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कोश की त्रिज्या लगातार कम होती जाती और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर परमाणु की संकल्पना को नष्ट कर देता। ठीक है, और अगर हम इन शॉर्ट कहें, मतलब एकदम छोटे में कहें, ठीक है, अर्थात यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के विकिरण के फोटोग्राफिक प्लेट से गुजरने पर, जब इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन निकल रहा था और वो जो फोटोग्राफिक प्लेट से गुजर रहा था, ठीक है, तो उससे जो असतत स्पेक्ट्रम बन रहा था या लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था, वो इस बात को नहीं समझा सके कि इसमें क्यों कुछ लाइनें दिख रही हैं, क्यों कुछ लाइनें नहीं दिख रही हैं। ठीक है बात, अब ये जो दोष है, ठीक है, या कहें तो कमी है, अब इस कमी को दूर करने के लिए कौन आएंगे, बोर। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, हालांकि महत्वपूर्ण सभी थे। ठीक है, बोर का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, बोर अपने परमाणु मॉडल में क्या कहते हैं, इनका कहना था कि जो एटम है, ठीक है, मतलब रदरफोर्ड कहे थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये एक पॉइंट बस ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है बात, कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन सभी मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है बात, अच्छा, और ये किस में घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें, देखिए इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेंगे जिनमें क्या होगा, मतलब जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई के
जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। मतलब जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। उसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अब पूर्ण गुणज कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल दें तो 2 का पूर्ण गुणज क्या होगा, 2 का पूर्ण गुणज, अगर हम 2 के पूर्ण गुणज की बात करें तो 2 हो सब, मतलब 2 का पूर्ण गुणज क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, मतलब जो भी 2 से कट जाए, ठीक है, मतलब 2 के टेबल में जो भी आ जाए, ठीक। तो 2 का पूर्ण गुणज क्या होगा, 4, 6, 8, 10, 12। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो चौथे कक्षा में चक्कर लगाएंगे, या छठवीं कक्षा में लगाएंगे, या 8वीं कक्षा में लगाएंगे, या 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा। अगर इलेक्ट्रॉन को 11वीं कक्षा मिलेगी चक्कर लगाने के लिए तो वो 11वीं कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 का पूर्ण गुणज नहीं है, ठीक है। तो वही मतलब यहाँ है कि h/2π का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका मल्टीपल में अगर पहला सेल है तो फर्स्ट इंटू, इसे मान लीजिए इसका वैल्यू 2 है तो दूसरी कक्षा में लगाएंगे, फर्स्ट इंटू 3 है तो तीसरी कक्षा में लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट इंटू, अब मान लीजिए सॉरी सेकेंड, अब दूसरी कक्षा है, ठीक है, 2 इंटू, सॉरी ये तो फिक्स है ना, ये 2 है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में तो 4 हो जाएगा, ठीक है, तीसरी कक्षा में तो 6 हो जाएगा, मतलब 3 में नहीं लगाएंगे, 5 में नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये चीज है। तो चक्कर उसी में लगाएंगे जो h/2π के पूर्ण गुणज के क्या हो, बराबर हो, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए जो L होता है वो R इंटू पी के बराबर होता है, रेडियस और मोमेंटम के, रेडियस और मोमेंटम का सदिश गुणनफल होता है, क्या, कोणीय संवेग, ठीक है। जैसे कोई ऐसे को ऐसे निकालते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जैसे ये नाभिक से इसका रेडियस हो गया R, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो v वेग से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है और v वेग से ट्रेवल कर रहा है तो वो उसका तो मोमेंटम हो गया। तो p इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, m इंटू वी, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, mv। देखिए ये फॉर्मूला है, l बराबर r इंटू पी, ठीक। अब r की जगह r हो गया, p बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। अब जब भी, एक बात ध्यान रखिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम cos थीटा लगाते हैं, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम sin थीटा लगाते हैं, डॉट के लिए cos और क्रॉस के लिए sin। तो हम लिख सकते हैं आर एम वी साइन थीटा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं L बराबर एम वी आर इंटू 1, तो L बराबर क्या आ जाएगा, एम वी आर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये जैसे है वैसे नोट कर लीजिएगा, पहले ये लिखिएगा, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये लिखिएगा, फिर इसके नीचे ये, ठीक है। अब हम ये चीज लिख सकते हैं यहां से कि इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एम वी आर इक्वल टू h/2π, ठीक है। अब जो सेल होगा वो होगा, ठीक है, मतलब NH/2π, n है नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि जब हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे तब इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो एक फॉर्मूला आया हमारे पास एम वी, मतलब L बराबर क्या था, h/2π, ठीक है, NH/2π, और फिर हम फॉर्मूले से निकाले कि जो कोणीय संवेग होगा वो mvr होगा, वो होगा h/2π, ठीक है, क्योंकि L बराबर mvr, यहां से, ठीक है। बात नोट करिए इतना। चलिए, तो एक पता चला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं लेकिन कुछ निश्चित कक्षाओं में, ठीक। और दूसरी बात ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होगा, ठीक है। ये n है नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ना h चेंज होगा, ना पाई चेंज होगा, ना ये 2 चेंज होगा, क्योंकि h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, पाई जो होता है उसका वैल्यू मतलब पाई का वैल्यू फिक्स है, ठीक है, मतलब 3.14 होता है। हालांकि अभी तक तो पाई का वैल्यू कोई डिसाइड ही नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको क्या ले लेते हैं, 3.14 या 22/7,
देखिए अभी हम दो चीज पढ़े बोर के मॉडल में। एक तो पढ़े कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए ये हो गया नाभिक, ठीक है, ये हो गया नाभिक, ये हो गया उसके बाहर की कक्षाएं, और इन कक्षाओं में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए ना एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्री बल या उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, कोई भी चीज गोल तब घूमती है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, ठीक है, या उसको अभी। चलिए तो पहला हम ये देख लिए, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, जैसे ये हमारा नाभिक है, ठीक है, नाभिक के अंदर प्लस चार्ज होता है, बाहर क्या है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो एक पॉइंट हम पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाएंगे। देखिए घूमते समय इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आवेश, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, घूमते समय मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, ठीक है, घूमते समय इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, ठीक है, ये जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये है और नाभिक ये है, ये नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आवेश। स्थिर वैद्युत आवेश किसी दो आवेश के बीच में लगता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत आवेश क्या होता है, कोई दो आवेश के बीच में। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज है और इसके अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक है, हालांकि न्यूट्रॉन का खोज अभी हम नहीं बताएं, इसको हम बताएंगे। ठीक है, ये बस छोटा सा है, इसको हम बता देंगे, ठीक है, बाद में। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नाभिक का जो चार्ज होता है वो धन आवेश लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो मतलब स्थिर वैद्युत आवेश है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, इस पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे स्थिर वैद्युत बल, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको खींच रहा है। ठीक है बात, ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब ये खींच रहा है। अब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ढकेल भी तो रहे होंगे। बात समझिए, जैसे एक चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ढकेल रहे होंगे। अपोजिट चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉन है वो उसको खींच रहा है। तो इस धकेलने और इस खींचने में हो क्या रहा है, वो गोल 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 घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज गोल घूमता है या किसी चीज को गोल मतलब कोई चीज गोल घूम रहा है ना, तो वहां उस बल को हम क्या कर देते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इस बल को हम क्या कर देते हैं, अभिकेंद्रीय बल। जब भी जैसे आप एक देखे होंगे बचपन में लंगड़िया नचाए होंगे, ठीक है, तो लंगड़िया जब गोल घूमता है तो एक हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, फिर वो गोल गोल वैसे घूमता है। ठीक है, तो ये जो हाथ है आपका वो उसको गोल घुमा रहा है। ठीक है, मतलब गोल घुमाने के लिए हम उसको कौन सा फोर्स दे रहे हैं, वो हम अभिकेंद्रीय बल दे रहे हैं। ठीक है बात, हम क्या दे रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल। उसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज, ये इसको भगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी तो है, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको भगा रहा है और इसको खींच रहा है। तो इस भगाने और इस खींचने में ये गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, तो जो गोल घूमता है उस बल को हम कह देते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और ये जो है ये तो 2 आवेश के बीच में लगने वाला बल है। ठीक है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो 2 आवेश के बीच में लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है,
और इन दोनों चार्ज के कारण क्या हो रहा है, ये गोल 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 घूम रहा है। तो गोल गोल घूमने में जो बल लग रहा है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। जो अभिकेंद्री बल कौन दे रहा है, तो इसी से आ रहा है ना, स्थिर वैद्युत आवेश नहीं क्या दे रहा है, अभिकेंद्री बल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना स्थिर वैद्युत बल होगा Fe मतलब स्थिर वैद्युत बल, उतना ही अभिकेंद्री बल होगा Fc। अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला वैद्युत स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2, ये पहला आवेश ये दूसरा आवेश, अपॉन R स्क्वायर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये E हो गया, और नाभिक का जो आवेश होता है उसको हम Ze से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो गया, नाभिक का आवेश Ze हो गया। ठीक, अभी हम यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक है, EZe अपॉन R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बात, ये भी ये रेडियस निकालना होगा तो यूज होगा इसका। ठीक है, वेलोसिटी निकालना होगा तभी यूज होगा। तो आपको जो अभी दो फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, एक बताया गया mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, ठीक, और एक बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट EZe अपॉन r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये अभी दो फॉर्मूला आपको बताया गया है। इन दो फॉर्मूले में हमको उम्मीद है कि अभी कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, ये हम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, और उसी निश्चित कक्षा में घूमता है जिसका कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो। ठीक, सॉरी H अपॉन 2 पाई के बराबर हो। दूसरा हम बताएं कि घूमते समय इलेक्ट्रॉन नाभिक और बीच, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत बल, दो आवेश के बीच में जो चार्ज लग रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको पकड़ करके रखा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दूसरे को धकेल रहा है, ये पकड़ा ही धकेल रहा है, पकड़ा ही धकेल रहा है, तो इससे गोल गोल घूमता है। तो जो गोल गोल घूम रहा है वो है अभिकेंद्री बल, मतलब गोल घुमाने के लिए जो बल लगता है वो अभिकेंद्री बल है। ठीक है, अभी हम सब पॉइंट को लिख देंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझिए एक थर्ड पॉइंट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे ये नाभिक है, ये फर्स्ट सेल हो गया। ठीक है, ये सेकेंड सेल हो गया। फर्स्ट सेल का जो एनर्जी होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी दे भी सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का अवशोषण भी कर सकता है, उत्सर्जन भी कर सकता है। ठीक है, सपोज करिए अवशोषण करेगा, मतलब एनर्जी अगर लेगा, ठीक है, एनर्जी अगर रखेगा तो क्या होगा, एनर्जी अगर रखेगा, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा। ऊपर में कहने का मतलब है कि लोअर से हायर स्टेट में जाएगा। ठीक है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। जैसे अभी आपको पास पैसा वैसा नहीं है तो एकदम आराम से बैठे हैं, स्थिर है, पैसा आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर उधर दिमाग दौड़ाएंगे। ठीक है, ये ले लें वो ले लें, मतलब आप अभी तक तो स्थिर थे, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में थे, जैसे ही पैसा आया आप सोचने लगे, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाता है, लेकिन अगर निकाल दिया, ठीक है, अब यहाँ गया, अब यहाँ पे गया, पैसा वैसा खर्चा हो गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, पैसा सब खर्चा हो गया, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद फिर से ऊपर से कहाँ चलाएगा, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त किया है और यहाँ पर ऊर्जा निकाल दिया है। ठीक है, ऊर्जा निकला, यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त होना मतलब अवशोषित होना, ऊर्जा अवशोषित होगा तो ऊपर जाएगा, उत्सर्जित होगा तो नीचे आ जाएगा। उत्सर्जित माने निकाल देना। ठीक है, अच्छा, अब ये भी बात उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन मतलब कितना ऊर्जा लेगा या कितना देगा, क्या सभी एनर्जी लेगा या सभी एनर्जी देगा, तो इस बात का पता आपको चलेगा। ठीक है, कि इसका 13.6 कैसा है, 3.4 कैसा है,
लेकिन अभी हम ये दोनों बता दिए हैं समझाने के लिए इस पॉइंट को, ठीक है। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पहले सेल में जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें तो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या ऐसा कुछ है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी ये नहीं लेगा, ठीक है। सॉरी 13 था ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो -11.6, तब भी देखिए नहीं है 13 10। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो आएगा इसका -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकेंड वाला 3.4 है, ये भी नहीं लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लेगा। अगर हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे तो हाँ, तब ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी तो लेगा, लेकिन इससे कम ज्यादा नहीं लेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी एनर्जी को अवशोषित करेगा जिससे वो ऊपर ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, या ठीक है, उसी को अवशोषित करेगा या उतना ही एनर्जी निकालेगा, ठीक है, या उत्सर्जित करेगा जिससे कि वो नीचे वाले में पहुंच जाए, ठीक है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो अगर ये आएगा और ये आएगा तब तो वो उतना एनर्जी लेगा या देगा, अगर नहीं आएगा तो वो एनर्जी ना तो लेगा ना तो देगा। अब हम सारे पॉइंट को हम लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तो हम लिख दिए बोर का परमाणु मॉडल क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जैसा कि हमें बताए थे, और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ठीक। L बराबर NH/2π, ये तो अभी पीछे बताए थे ये वाला, ठीक। तीसरा पॉइंट है, घूमते समय इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, मतलब जो Fe है वो अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं, ठीक है, दो आवेश के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, दो आवेश के बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। जैसे Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच का दूरी R है, तो इस Q1 और Q2 का जो बीच का दूरी है, ठीक है, उस पर जो बल लग रहा है उसी को स्थिर वैद्युत बल कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखिए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं एरो देके लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, तथा यदि उच्च ऊर्जा स्तर से, पूरा लिखेगा, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊर्जा क्या करेगा? अवशोषित करेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक है बात। परमाणु नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षा में रहता है जिसे परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि हम लोवेस्ट एनर्जी में रहें, ठीक है, क्योंकि उस लोवेस्ट एनर्जी में वो ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। और जैसे वो ऊपर जाता है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है बात। जब नेक्स्ट पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही उत्सर्जन करता है। तो पहला पॉइंट आपको पता चला, ठीक है। मतलब रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा निकालता है, ठीक है, और एक समय बाद नाभिक में गिर जाता है। तो वो पॉइंट यहां से कटा कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमेगा, फिक्स ऑर्बिटल में घूमेगा, तो क्या करेगा? न तो ऊर्जा निकालेगा, मतलब अवशोषित करेगा, न तो रखेगा, और न ही उत्सर्जित करेगा, ठीक। प्रत्येक कक्षक की एनर्जी फिक्स होती है, पूरा लिखेगा। प्रत्येक कक्षक की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे बताए थे अभी 13.6, ठीक है, 3.4 ये, तथा इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है जो उसके ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होता है। ऊर्जा इसके नीचे डैश देख के दे दिए, लिखिएगा। ऊर्जा स्तर के अंतर मतलब कि डेल्टा E, E2 माइनस E1, पहले और दूसरे में जो अंतर है, पहले का है मान लीजिए 13.6 और दूसरे का है -3.4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 10.2। तो ये 10.2 का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, 9.3 ऐसा कुछ नहीं करेगा।
तो वही बता रहा है ना कि जो एनर्जी में अंतर होता है पहले और दूसरे के बीच में जो भी अंतर होगा और जो आएगा तो इसी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा, मतलब निकालेगा या रखेगा। ठीक है बात समझ गए इतना। अब इसको अरेंज कर रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ, तो ये जो पॉइंट था, पहला पॉइंट तो इस बात को कहकर काटे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब जैसे रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते समय ऊर्जा की हानि करेगा और एक समय आएगा जब नाभिक में गिर जाएगा, मतलब वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे। ठीक, तो उसी बात को बोर बताएं। बोर कहें कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, और उस निश्चित कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, दूसरा रदरफोर्ड जो था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे, तो इस पर रदरफोर्ड कहे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाइनें दिखती हैं उसका कारण यह था कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ निश्चित वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब अवशोषित करता है, तो वो और अवशोषित करके वो क्या होता है दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो नहीं दिखती, लेकिन जिसको एब्जॉर्ब ही नहीं करता है तो वो हमको दिखाई देती है। ठीक है, यही कारण था कि कुछ दिख रही थी, कुछ गायब, फिर कुछ दिख रही थी, फिर कुछ गायब। तो जो दिख रही थी उसका कारण ये था कि उस वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ के वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है बात, तो ये रीजन था। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए कोई ऐसे फनी एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, घुसखोरी का पैसा जेबा में चल जाता है तो नहीं दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, और जो नहीं जाता वो दिख जाता है। ठीक, तो जो जेब में चल जाएगा नहीं दिखेगा। ठीक है, और जो नहीं जाएगा वो क्या होगा, दिखेगा। उस हिसाब से अपना कुछ भी एग्जांपल करके आप लोग सेट अपने से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाइनें नहीं दिखती उसका कारण क्या था कि जिस वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर एब्जॉर्ब हुआ तो नहीं दिखेगा, ठीक, एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो दिख जाएगा। ठीक है बात, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और इसमें समझाई दे रहे हैं, और वो वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, वह दिखती है, जैसे अभी हम कई बार बता चुके। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं। ये नाभिक है, पहली कक्षा का एनर्जी मतलब जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अगर हम -13.6 मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें, इसको हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें। ठीक है, तो -13.6 और +10.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3.4। तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं दिखेगा। एब्जॉर्ब कर लिया तो ये तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 3 मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू आ गया 9.2, तो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये दिखेगा। ठीक है, तो जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो दिखेगा, जिसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो नहीं दिखेगा, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं दोष का। हालांकि बोर के मॉडल में भी कुछ दोष थे। ठीक है, जैसे नील्स बोर के मॉडल में कुछ दोष थे। वो कुछ दोष क्या थे कि इन्होंने हाइड्रोजन मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, Li2+ हो गया, तो इनका मॉडल इन्हीं सब पे लागू हो रहा था। ठीक है, मतलब इनका मॉडल इन सब पे एलिमेंट पर वैलिड था, अन्य सभी एलिमेंट पर वैलिड नहीं था, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, इस सब पे वैलिड नहीं था। दूसरा बात, इन्होंने मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग एक प्रिंसिपल दिए थे, वो कहते कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम हम एक साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने साइमल्टेनियसली मतलब अचानक से या दोनों चीज एक साथ बता दिया था, मेजर कर दिया था, तो ये उनके विरुद्ध था। ठीक है बात, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को केवल एज अ मूविंग पार्टिकल बताया था, जबकि उसके पहले जो डी ब्रॉगली थे वो कहते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों नेचर रखता है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के पास तरंग प्रकृति और कण की प्रकृति दोनों है। इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव पार्टिकल एंड
इलेक्ट्रॉन है वेव एंड पार्टिकल नेचर बोथ, ठीक है, मतलब दोनों प्रकृति है, ठीक है। तो हम बोर के परमाणु मॉडल का दोष लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग उसको फिर लिख करके समझा दे रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए। चलिए देखिए, तो बोर ने बहुत सारी बातों को बताया, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने जो रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उसको बोर ने बताया, जैसे दो तीन मतलब जो दो कमी था, मेन दो कमी को बताएं, साथ ही कुछ और भी बातें बताएं, ठीक है। लेकिन इनके मॉडल में भी क्या हो गया, कोई दोष मतलब इनके मॉडल में भी कुछ कमियां आ गई, ठीक है। कमियां लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, दोष हम जहां अगर गलती से लिख भी देते हैं तो आप लोग दोष न लिख करके कमियां लिख दिया करिए, ठीक है। पहला क्या था, बोर का मॉडल, मतलब बोर का जो परमाणु मॉडल था वो केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन या आयनों के लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता था, ठीक है। बाकी एक से अधिक अगर परमाणु हो जाते थे तो उसके लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं था, ठीक है। बोर ने इलेक्ट्रॉन को मूविंग पार्टिकल कहा, जबकि बोर से पहले डी ब्रॉगली एक हाइपोथेसिस का मतलब होता है केवल सोच लेना, तो डी ब्रॉगली सोचे थे कि जैसे लाइट है, लाइट के अंदर छोटे छोटे कण हैं, मतलब उसको क्वांटा कहते हैं, हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। वो चल रहा है, मतलब पार्टिकल भी है और चल रहा है, तो उसके अंदर वेव नेचर भी दोनों है, ठीक है। जैसे डी ब्रॉगली सोच रहे थे बैठे बैठे, लाइट है, लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, उसको हम क्वांटा कह रहे हैं, ठीक है, वो पार्टिकल है, ठीक। जब वो चल रहे हैं तो वेव नेचर शो कर रहे हैं, मतलब लाइट के अंदर दोनों है। तो उसी तरीके से सोचे इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी अगर रुका है तो पार्टिकल होगा और चल रहा है तो वेव नेचर होगा, जिसको आगे जाकर के डेविसन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट थे वो प्रैक्टिकल के द्वारा डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस जो था वो सिद्ध किए थे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस मतलब होता है सोचना, तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो था वो इनसे पहले आ गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को मूविंग पार्टिकल कहा। मूविंग पार्टिकल मतलब जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, छोटा सा है, बहुत तेज चल रहा है ना, तो उसके अंदर वेव नेचर है, ठीक है। और डी ब्रॉगली द्वारा इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर और पार्टिकल मतलब तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों बताया गया था। बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के विरुद्ध था। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, देखिए, हाइजेनबर्ग का कहना था कि हम एक साथ एक समय पर एक साथ व एक ही, नीचे लिख दे रहे हैं, समय पर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मतलब स्थिति, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मतलब संवेग, दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं। मतलब वो कहां पर है और कितना, मतलब मोमेंटम क्या है, ठीक है, कितना मोमेंटम क्या है, कितना स्पीड है उसका, वो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन बोर ने दोनों एक साथ बता दिया था, ठीक है। यह स्टार का प्रभाव और जिमान प्रभाव को भी नहीं बता पाए थे। जैसे स्टार और जिमान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में अगर स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त होती हैं, जो स्पेक्ट्रम रेखाएं थी, ठीक है, जो अभी आ रहा था, मतलब जो जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन जाने से फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा रहा था, तो कुछ लाइनें बन रही थी जिसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे थे, ठीक है। तो वो जो स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग माने होता है बढ़ जाना, तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम जो बढ़ रहा था उसको स्टार का प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो स्पेक्ट्रम अलग हो रहा था उसको जीमान प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो यह बात मतलब स्टार का प्रभाव और जीमान प्रभाव को भी बोर नहीं समझा पाए थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट थ्योरी है बोर के लेक्चर का, मतलब बोर का परमाणु मॉडल क्या था, क्यों आया, बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां क्या थी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर हम और भी बताएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम रेडियस बताने जाए, वेलोसिटी बताने जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, फिर उसमें एक दो क्वेश्चन कराएं तो उस पर बहुत लंबा लेक्चर पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो हम सोच रहे हैं कि अगले क्लास में अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक पढ़ाई करते रहे, ठीक है। और हम जब आए मतलब अगर नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो केवल बोर के परमाणु मॉडल का रेडियस कैसे, मतलब इसके अनुप्रयोग करके रेडियस कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिविजन करते रहें। धन्यवाद।